स्वागत करता हूं मैं आप सभी छात्र एवं छात्राओं को आपका अपने ही YouTube चैनल स्ट्रगल आर्ट्स क्लासेज में। मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आज हम लोग दिगंत भाग 2 के चैप्टर नंबर 5 को कवर करने वाले। चूंकि मैंने इससे पहले लगभग 1 2 3 4 यहाँ तक मैंने चैप्टर का एक्सप्लेन कर दिया हूँ, चाहे उसका ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, वो भी करा दिया हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जाइए और जाकर देखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। तो इस वीडियो में बिना देर किए हुए चलिए हम लोग चैप्टर 5 को हम लोग कवर करते हैं और 5 चैप्टर के एक्सप्लेन विस्तार से करते हैं, एक एक शब्द को बारीकी से, ताकि आप लोगों को एक भी प्रश्न न छूटे, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव एग्जाम में एक भी प्रश्न न छूटे। तो चलिए हम लोग बिना टाइम को व्यतीत किए हुए हम लोग चैप्टर की ओर चलते हैं। देखिए, यह जो चैप्टर है यह सच्चिदानंद हीरानंद वत्सयायन अज्ञेय जी के द्वारा लिखा गया, ठीक है ना। इस चैप्टर के राइटर है, ठीक है ना। इसको शॉर्ट में अज्ञेय के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने जो चैप्टर लिखे हैं उस चैप्टर का टाइटल अर्थात शीर्षक है रोज, ठीक है ना। अब रोज क्यों इसका शीर्षक रखा गया है, हर एक चैप्टर के पीछे कुछ ना कुछ वजह होता है, रीजन होता है कि इसका शीर्षक यही क्यों रखा गया है। तो चलिए हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, फिर पता चल जाएगा क्यों रखा गया है। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा लेखक परिचय जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग पाठ पे चलेंगे और विस्तार से बारीकी से हम लोग उसका एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। देखिए, यह जो सच्चिदानंद हीरानंद वत्सयायन अज्ञेय जी है, इनका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। यहीं से आपका 1 नंबर कंप्लीट होता है, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछता है कि सच्चिदानंद हीरानंद वत्सयायन अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था, तो 7 मार्च 1911 ईस्वी को। और यह भी पूछता है कि इनको शॉर्ट में किस नाम से जाना जाता है, संक्षेप में तो अज्ञेय जी के नाम से जाना जाता है। और इनकी अगर निधन की बात करें तो 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को इनका निधन हो गया। इनका जन्म स्थान की बात करें, जन्म स्थान करें तो जहाँ पे जन्म होता है, तो इनका जन्म स्थान जो कसया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। और मूल निवास की बात करें तो मूल निवास इनका करतारपुर पंजाब में था, ठीक है ना। दोनों में अंतर है, याद रखिएगा आप लोग। अगर बात करें जन्म स्थान की तो कसया कुशीनगर उत्तर प्रदेश, अगर बात करें मूल निवास तो मूल निवास जो इनका था वो करतारपुर पंजाब में था। अगर हम लोग इनके माता की बात करते हैं तो माता का नाम बेयंती देवी एवं पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है, पिछले कई बार न जाने कई बार पूछा भी गया है। और इनकी अगर प्रारंभिक शिक्षा के बारे में कुछ हम लोग जानते हैं, चलिए जान लेते हैं। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है, प्रारंभिक 4 साल लखनऊ में घर पर, क्या बोला है, शिक्षा प्रारंभिक 4 साल लखनऊ में घर पर। उसके बाद मैट्रिक 1925 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय से किए थे, ठीक है। ये भी लाइन को आप लोग याद रखिएगा। और इंटर 1927 ईस्वी में मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज से किए थे। जबकि हम लोग बीए की बात करते हैं ना, तो इन्होंने जो बीए किए थे वह बीए 1929 ईस्वी में फॉर्मर कॉलेज लाहौर पंजाब, जो कि वर्तमान में भी पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है ना। वर्तमान में भी कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में, वहीं से किए थे इन्होंने, ठीक है। और इनकी अगर एमए की बात करते तो एमए किस ऑनर्स से किए थे, तो अंग्रेजी ऑनर्स से किए थे, ठीक है ना। बोला एमए अंग्रेजी पूर्वार्ध अंग्रेजी ऑनर्स से किए थे। अगर इनकी भाषा ज्ञान की बात करें तो चलिए थोड़ा सा हम लोग भाषा ज्ञान के बारे में जान लेते हैं। सॉरी, एक लाइन आप लोग ध्यान रखिएगा। पंजाब वर्तमान पाकिस्तान में, जो कि एमए इन्होंने अंग्रेजी पूर्वार्ध किए थे, लाहौर से किए थे। कहां से, तो लाहौर से। और क्रांतिकारी आंदोलन में गिरफ्तार हो जाने से आगे की पढ़ाई रुक गई, ठीक है ना। आंदोलन में जाकर ये लड़ने लगे, वहां अपनी अहम भूमिका निभाने लगे, जिसके कारण क्या हुआ, इनकी पढ़ाई रुक गई और पढ़ाई में बाधा आ गया। इनके भाषा ज्ञान की बात करें तो संस्कृत अंग्रेजी हिंदी के अतिरिक्त फारसी तमिल आदि भाषाओं में इनका ज्ञान था, ठीक है ना। संस्कृत और क्या बोला, संस्कृत और अंग्रेजी हिंदी के अतिरिक्त फारसी तमिल आदि, मतलब बहुत सारे भाषा में इनको ज्ञान था, ठीक है। और इनकी व्यक्ति एवं स्वभाव की बात करें तो इनका जो व्यक्तित्व था और स्वभाव जो था ना, बड़ा सुंदर था। और ये थोड़ा सा लंबा थे और क्या बोलते हैं, गठीला शरीर के थे, ठीक है ना। गठीला शरीर के थे और थोड़ा सा लंबा थे। और सुरुचि, सुव्यवस्था एवं अनुशासन प्रियता, ठीक है ना, मतलब बहुत ही अनुशासन में ये रहते थे। अब कुछ अभिरुचि की बात कर लेते हैं कि इनकी किसमें सबसे ज्यादा मन लगता था, इनको किसमें सबसे ज्यादा अभिरुचि थी, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा उसके बारे में भी जान लेते हैं। इनकी अगर अभिरुचि की बात करते तो बोला बागवानी, पर्यटन, अध्ययन आदि के अलावा दर्जनों के प्रकार के पेशेवर कार्यों में दक्षता, फोटोग्राफी, हस्तकला, शिल्प आदि में प्रवीणता, मतलब इन सभी में इनको क्या था कि अभिरुचि था। अब हमको नहीं लगता है कि नहीं, थोड़ा सा अभी और लाइन है। इनको सम्मान के बारे में पढ़ लेते हैं। इनको कुछ सम्मान से भी सम्मानित किया गया था, और कौन कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया था हम लोग थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं, ठीक है ना। आप लोग वीडियो के साथ इन तक बने रहिएगा, वीडियो को छोड़कर जाइएगा मत, ठीक है। इनको जो है ना साहित्य अकादमी, भारतीय ज्ञानपीठ और उसके बाद स्लोवाकिया का अंतरराष्ट्रीय स्वर्णमाल आदि पुरस्कार, ये सब पुरस्कार इनको दिया गया था। पूछा जाता है कि ये पुरस्कार किनको दिया गया था, फलना चिल्ला पुरस्कार किसको दिया था। ये लाइन को आप लोग क्या कीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर कहीं कोई पॉइंट लगे कि हाँ इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को रोककर आप लोग लिख लीजिएगा। और इनकी कुछ कृतियां भी है, इनकी कुछ कृतियां के बारे में हम लोग जान लेते हैं।
जैसे कि बोला है 10 वर्ष की अवस्था में कविता लिखनी शुरू कर दी, ठीक है ना, 10 वर्ष के ही थे और क्या किए, कविता लिखना शुरू कर दी, जो कि बहुत ही भारी बात है। और उसके बाद क्या बोला है, लेखन हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में, अंग्रेजी में भी करते थे और हिंदी में भी, दोनों में, ठीक है ना, दोनों में लेखन करते थे, मतलब दोनों में लिखते थे, कविता हो या कहानी हो। बचपन में खेलने के लिए इंद्र सभा नामक नाटक लिखा, ठीक है ना, बचपन में पूछा जाता है बचपन में खेलने के लिए ये जो है कौन सी सभा लिखे, तो इंद्र सभा नाटक इन्होंने लिखा था। अब हम लोग थोड़ा इससे आगे जानते हैं। देखिए हमको नहीं लगता है कि इससे ज्यादा आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और हम लोग सीधा इसके चैप्टर पे चलते हैं, चैप्टर के एक्सप्लेन बारीकी से करते हैं। इसकी कुछ रचना है वो हम आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से याद करा देंगे जब एग्जाम काफी नजदीक आएगी, तो ताकि उस समय आप लोगों को बहुत ज्यादा याद रहेगा। हम लोग बिना लेट किए हुए हम लोग क्या करते हैं, अब चैप्टर की ओर चलते हैं और चैप्टर को बारीकी से लाइन बाई लाइन हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो टाइम को हम लोग व्यतीत नहीं करते और बिना टाइम को व्यतीत किए हुए चलिए हम लोग चैप्टर की ओर चलते हैं। देखिए कुछ समस्या आ गई है जिसके कारण हम फेस के साथ वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं, छोड़ दिए हैं, बस बिना फेस दिखाए हुए वीडियो बना लेते हैं। बस जो समस्या उस समस्या का समाधान मिल जाएगा, अगर पूरी तरह से सब कुछ यहाँ सटीक हो जाएगा तो फिर हम फेस के साथ वीडियो बनाएंगे। फिलहाल हमें फेस के साथ वीडियो बनाने में अच्छा नहीं लगा, इसलिए छोड़ दिए हैं, लेखक परिचय तक बताकर। चलिए हम लोग चैप्टर की ओर चलते। देखिए इस चैप्टर का जो शीर्षक का टाइटल है वह है रोज। देखिए हर एक, हम शुरू में बताया, हर एक शीर्षक रखने के पीछे कुछ रीजन होता है, तो हम लोग पाठ पढ़ेंगे तो जान लेंगे विस्तार से कि इसका जो शीर्षक है रोज क्यों रखा गया है, भाई रीजन क्या है रोज शीर्षक रखने का। चलिए बिना देर किए हम लोग पाठ की ओर चलते हैं। देखिए दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते हैं मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो, उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य अदृश्य किंतु फिर भी बोझल होकर प्रकंपमय घना सा सन्नाटा फैल रहा था। देखिए इसका हम मतलब समझाते हैं। कहने का मतलब लेखक क्या है कि लेखक बहुत दूर से पैदल चल कर आ रहे हैं और मालती के घर में गए, और मालती के घर में जैसा ही पैर रखे ना तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे उस घर में कोई काली छाया मंडरा रही हो, बोला जाता है ना घर में थोड़ा काली छाया मंडरा रही हो, मतलब ऐसे वैसे। उसी प्रकार लेखक को ऐसा लगा कि इसके घर में बहुत सारा, मतलब ऐसा अंधेरा छा गया है, काली छाया मंडरा रहा है, कुछ इसके घर पे ऐसा कुछ हो गया है या फिर कुछ होने वाला, अजीब तरह से लगता है, मतलब घर का पूरा रुख ही बदल चुका होता है। लेखक जब उसके घर पर पैर रखते हैं तो पूरा सन्नाटा सा लगता है, छाया हुआ। आगे देखिएगा, मेरी आहट सुनते ही मालती बाहर निकली। जब लेखक गए ना उसके घर पे तो लेखक का थोड़ा सा आहट मालती सुनी और सुनकर मालती क्या हुई, बाहर निकली। मुझे देखकर पहचान कर उसकी मुस्कुराई हुई मुख मुद्रा तनिक से मीठे विस्मय से जागी सी और फिर पूर्ववत हो गई। कहने का तात्पर्य देखिए हम बताते हैं, मतलब मालती निकली, लेखक का थोड़ा सा आहट था, सुनकर मालती निकली और थोड़ा सा मुस्कुराई, थोड़ा सा मुंह खोली और फिर से मुंह पहले की तरह जैसे कि तैसे कर ली। मतलब वो हंसना नहीं चाहती थी कुछ, हालांकि रीजन था पीछे क्यों नहीं हंसना चाहती थी, थोड़ा सा हंसकर और फिर से वह चेहरा जो है, मुंह जो है जैसे कि तैसे कर ली। उसने कहा आ जाओ। किसने कहा पता है, वही मालती ने कहा लेखक को कि आ जाओ। तो थोड़ा सा पूछना चाहिए भाई आप क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, कैसे आना हुआ, कुछ नहीं पूछा, सीधे बोल रही है आ जाओ। और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए भीतर की ओर चली। मैं भी उसके पीछे हो लिया। कहने का तात्पर्य मालती बोली आ जाओ, और लेखक ये भी नहीं बोले कि ठीक है आता हूँ या मैं नहीं जाऊँगा। मालती इतना पूछी और लेखक का बात को उत्तर की प्रतीक्षा भी नहीं किया, मालती खुद अंदर चली गई। और लेखक सोचते ही रह गए भाई मेरा भी उत्तर तो कम से कम सुन लेती तो अंदर जाती ना, और उत्तर भी नहीं सुनी और अंदर चली गई। लेखक भी क्या किए कि पीछे पीछे लेखक भी चल दिए। मैं पहुँच कर मैंने पूछा वे यहाँ नहीं है। लेखक अंदर गया और लेखक पूछते हुए यहाँ नहीं है। देखिए कहने का मतलब हो गया, यहाँ क्या है, गांव देहात में पति को इसी तरह से बोला जाता है। मतलब मालती से पूछ रहे हैं कि तेरे जो पति है वह पति यहाँ पर नहीं है, तो उसी को पूछ रहे हुए यहाँ नहीं है। तो मालती बोलती अभी आए नहीं, दफ्तर में है, थोड़ी देर में आ जाएंगे। कोई 1:30-2 बजे आया करते हैं, कब के गए हुए हैं। बोल रहे हैं कि आ जाएंगे थोड़ी देर में, मतलब वही 1:30-2 बजे आया करते हैं और कब के गए हुए हैं, अभी तक तो आए नहीं लेकिन आ जाएंगे थोड़ी देर में, आप सब्र कीजिए। मालती बोल रही है लेखक से, अर्थात अज्ञे जी से। सवेरे उठते ही चले जाते हैं, वही मालती बोल रही है महेश उसी के अपने पति दिया कि सवेरे उठते ही क्या होता है कि वो चले जाते हैं। मैं हूँ कहकर पूछने को हुआ, और तुम इतनी देर क्या करती हो। लेखक पूछते हैं कि तुम इतनी देर क्या करते हो, पर फिर सोचा आते ही एकाएक प्रश्न ठीक नहीं है। मैं कमरे के चारों ओर देखने लगा। लेखक सोचते हैं कि चलो थोड़ा सा इससे प्रश्न पूछ लेते, थोड़ा सा बातचीत करते हैं कि तुम इतनी देर जो है क्या करती हो। फिर लेखक सोचते नहीं आते ही इतना सारा प्रश्न पूछना वो अच्छा नहीं होगा। लेखक प्रश्न नहीं पूछते हैं और वह क्या करते हैं, कमरे के चारों ओर देखने लगते हैं। मालती एक पंखा उठा लाई और मुझे हवा करने लगी। मतलब मालती एक पंखा लेकर आई। क्या होता है गाँव देहात में जब कोई मेहमान आते हैं तो क्या होता है कि या तो लाइट रहता है तो पंखा चला दिया जाता है, नहीं तो पंखा लेकर हौंकने लगते हैं। पहले के समय अधिकतर ऐसा ही होता है। तो मालती एक पंखा लाती है और पंखा क्या करती है, हौंकने लगती है।
मैं आपत्ति करते हुए कहा, नहीं मुझे नहीं चाहिए। लेखक बोलते नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, अरे रहने दो ना को। पर वह नहीं मानी, बोली वाह चाहिए कैसे नहीं। मालती बोलती वाह वाह चाहिए कैसे नहीं भाई, उतने दूर से आए हो और कैसे नहीं चाहिए, इतनी धूप में तो आए हो यहाँ। तो वही लेखक मालती बोलती लेखक को कि इतनी धूप में तो आए हो और कैसे नहीं चाहिए पंखा का हवा भाई। और वो हौंकने लगती है। मैंने कहा अच्छा लाओ मुझे दो, मुझे दे दो। लेखक बोलता अच्छा अच्छा लाओ मुझे दे दो, मैं खुद ही हौंक लूँगा। वह शायद ना करने वाली थी, मालती शायद ना करने वाली थी। फिर से वो बोलती नहीं नहीं अपने हौंक देंगे। मालती ना करने वाली थी, पर तभी दूसरे कमरे से शीशु के रोने की आवाज़ सुनकर उसने चुपचाप पंखा मुझे दे दिया और घुटने पर हाथ टेक कर एक थकी हुई हूँ करने उठी और भीतर चली गई। कहने के तात्पर्य जब लेखक जब उससे पंखा मांगे तो वह न करने ही वाली थी, लेकिन क्या हुआ जब उसके बच्चा कमरे में रो रही थी, जब बच्चा का जब आवाज़ उसे सुनाई दिया तो वह पंखा चुपचाप लेखक को दे दिए और अपने घुटने पर हाथ धकर थोड़ा सा कुहर कर उठ कर और अपने बच्चे के पास चलेगा और लेखक पंखा लेकर स्वयं हौंकने लगे। मैं उसके जाते हुए दुबले शरीर को देखकर सोचता रहा यह क्या है, यह कैसे छाया इस घर में छाई हुई है। लेखक जब मालती उधर जाने लगे ना अपने बच्चे के पास, रो रहे थे बच्चा, तो लेखक उसके शरीर को देखने लगे और लेखक सोचने लगे यह क्या है भाई, इसका शरीर इतना पतला हो गया है और यह कैसी इस घर पे छाया छाई हुई है, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेखक सोचने लगे मालती मेरी दूर के रिश्तेदार की बहन है। लेखक बोलते हैं मालती मेरे दूर के रिश्तेदार की बहन है। याद रखिएगा इस लाइन को, प्रश्न ऑब्जेक्टिव के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। मालती मेरे दूर के रिश्तेदार की बहन है। लेखक बोलते हैं किंतु उसे सखी कहना ही उचित है। लेखक बोलते हैं दूर के रिश्तेदार की तो बहन है किंतु उसे सखी कहना ही उचित होगा। सखी कहे तो वही मित्रता जो फ्रेंड होता है, क्योंकि हमारा परस्पर संबंध सख्य का ही रहा है। वह हम बचपन में इकट्ठे खेले हैं, इकट्ठे लड़े और पीटे हैं और हमारी पढ़ाई भी बहुत सी इकट्ठे ही हुई थी। मतलब लेखक बोल रहे कि वह तो हमें दूर के रिश्तेदार की बहन लगती है किंतु उसे सख्य कहना ही उचित होगा। क्यों भाई, क्योंकि मैंने उसके साथ बचपन में खेला भी, कूदा भी, मार भी खाया, पढ़ा लिखा, मतलब सब कुछ उस बचपन में उसके साथ किया था, इसलिए उसे सख्य कहना अर्थात फ्रेंड कहना, दोस्त कहना ही सही होगा। हमारे व्यवहार में सदा सख्य ही स्वेच्छा और स्वच्छंदता रही है। वह कभी भातृत्व के या बड़े छोटेपन के संबंधों में नहीं घिरा। बोल रहे हैं कि हम दोनों में कभी बड़े और छोटे के ऐसा कभी क्या हुआ कि ऐसा कभी छोटेपन के संबंधों में बंधनों में कभी नहीं गिरा। मतलब ये लोग कभी छोटा बड़ा मतलब भेदभाव इस तरह कभी बात न किया आपस में। दोनों क्या किए, कभी ये नहीं बोलते तुम बड़े हो हम छोटे या हम बड़े तुम छोटे, इस तरह का मतलब भेदभाव नहीं करते थे। आपस में क्या करते थे, सख्य का संबंध ही रखते थे, एक साथ मिलकर रहते थे ये दोनों लेखक और मालती। मैं आज कोई 4 वर्ष बाद उसे देखने आया हूँ। लेखक बोले मैं आज कोई 4 वर्ष बाद उसे देखने आया हूँ। लेखक कितने वर्ष बाद देखने आया, मालती बोले 4 वर्ष बाद। जब मैंने उसे इससे पूर्व देखा था तब वह लड़की ही थी, अब वह विवाहिता, अब वह विवाहिता है, एक बच्चे की माँ भी है। लेखक बोल रहे हैं 4 साल बाद देखने आया हूँ, लेकिन जब मैंने 4 साल पहले देखा था ना तो वह क्या थी, एक लड़की ही थी, मतलब लड़की की उम्र की थी। अब तो वह औरत हो चुकी है और अब एक बच्चे की माँ भी हो चुकी है मालती। इससे कोई परिवर्तन उसमें आया होगा, यदि आया होगा तो वह क्या, यह मैंने अभी तक सोचा नहीं था। लेखक बोल रहे हैं यदि उसमें कुछ परिवर्तन आया होगा, भाई आया होगा तो क्या परिवर्तन आया होगा। किंतु अब उसकी पीठ की ओर देखता हुआ मैं सोच रहा था यह कैसी छाया इस घर पर छाई हुई है और विशेषतया मालती पर। मतलब लेखक बोले यह जो छाया है कैसी छाया घर पे छाई हुई है, विशेषकर खासकर मालती पे ही इस तरह से मतलब दुर्व्यवहार हो रहा है और उसकी स्थिति इतनी तरह से दयनीय हो गई। ये लेखक बोल रहे हैं और सोच रहे हैं लेखक मन ही मन में। मालती बच्चे को लेकर लौट आई और फिर मुझसे कुछ दूर नीचे बिछी हुई दरी पर बैठ गई। मतलब मालती क्या की, बच्चे जो रो रहा था ना, बच्चा को लेकर आई और लेखक के सामने फिर क्या हुआ कि थोड़ा सा दूर हटकर दरी पे बैठ गई। मैंने अपनी कुर्सी घुमाकर कुछ उसकी और उन्मुख होकर पूछा, कुछ उसकी ओर उन्मुख होकर। लेखक क्या किया, कुर्सी घुमाया और उसके ओर कुछ उन्मुख होकर थोड़ा उत्साहित होकर पूछे इसका नाम क्या है। लेखक पूछते हैं इसका नाम क्या है, उसी का नाम पूछ रहे हैं जिसका बच्चा को गोद में लेकर मालती आई थी। मालती ने बच्चे की ओर देखते हुए उत्तर दिया, नाम तो कोई निश्चित नहीं किया, वैसे टीटी कहते हैं। वो मालती बोलती थोड़ा सा सोचकर, नाम तो इसका निश्चित नहीं है लेकिन वैसे हम लोग इसको टीटी के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा मालती के बेटा का नाम क्या था, टीटी, याद रखिएगा। मैंने उसे बुलाया, टीटी टीटी आजा। ऐसा करके किसने बुलाया, वह जो लेखक थे ना अर्थात अज्ञा जी, वही बोले टीटी टीटी आजा आजा इधर आजा। पर वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ओर देखता हुआ अपनी आंख से चिपट गया, अपनी माँ से चिपट गया और रुआसा सा होकर कहने लगा,
मतलब इस तरह से क्या होता है, बच्चा जब अनजान होता है ना, जब उसको कोई बच्चा जब कहीं का होता है, कोई अनजान आदमी जाता है, उसको जब गोद में रखते हैं तो बच्चा क्या होता है, थोड़ा सा देखकर घबरा जाता है, क्योंकि जिससे उसका पहचान आएगा उसी के पास न जाएगा। तो उसी प्रकार लेखक जब उसको बोले टीटी आ जा, तो क्या हुआ कि ये टीटी थोड़ा सा कर रोने लगे। मालती ने फिर उसकी ओर एक नज़र देखा और फिर आंगन की ओर देखने लगी। मालती क्या किए, फिर एक बार उसकी ओर नज़र करके देखा और फिर आंगन की ओर देखने लगी। काफ़ी देर मैंने आंगन की ओर देखने लगी। काफ़ी देर मैंने रहा। थोड़ी देर तक वह मौन आकस्मिक ही था, जिसमें मैं प्रतीक्षा में था कि मालती कुछ पूछे, किंतु उसके बाद एकाएक मुझे ध्यान हुआ मालती ने कोई बात ही नहीं की। लेखक इतनी देर से प्रतीक्षा में थे कि मालती हमसे कुछ पूछेगी, हम उसका जवाब देंगे, लेकिन फिर लेखक को एकाएक ध्यान आता, अरे अरे मालती ने तो हमसे कुछ पूछा ही नहीं, कुछ बात ही नहीं की है। यह भी नहीं पूछा कि मैं कैसे आया हूँ, मैं कैसा हूँ, कैसे आया हूँ। चुप बैठी है। क्या विवाह के 2 वर्ष में ही वह बीते दिन भूल गए? विवाह के मात्र 2 वर्ष हुआ नहीं कि वह बीते हुए दिन भूल गई, या अब मुझे दूर इस विशेष अंतर पर रखना चाहती है, क्योंकि वह निर्बाध स्वच्छंदता अब तो नहीं हो सकती, पर फिर भी ऐसा मौन जैसा अजनबी से भी नहीं होना चाहिए। लेखक सोच में पड़ गए, भाई हमारे साथ बचपन में रही, इतना हम दोनों का निकटता का संबंध था, आपसी का संबंध था, और इतने दिन में वह बदल गई, मात्र 2 साल शादी का ना हुआ कि ऐसा तो अजनबी भी नहीं करते किसी का साथ, जैसे मालती मेरे साथ कर रही। लेखक ऐसा बोल रहे हैं, अंदर ही अंदर मन ही मन सोच रहे हैं। मैंने कुछ खिन्न सा होकर दूसरी ओर देखते हुए कहा, जान पड़ता है तुम्हें मेरे आने से विशेष प्रसन्न नहीं हुई। लेखक थोड़ा सा इधर उधर हुए और थोड़ी से इधर उधर होकर बोलते हैं, जान पड़ता है मतलब मैं जानता हूँ कि मेरे आने से तुम्हें क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा तुम्हें विशेष प्रसन्नता नहीं हुई, तुम्हें खुशी नहीं हुई। लेखक मालती से बोलते हैं। उसने एकाएक चौंक कर कहा, मालती थोड़ा सा चौंक गई और बोली, यह प्रश्न सूचक था। मतलब कि यह क्या था, यह प्रश्न सूचक था। वह प्रश्न की तरह एक पे करती, ऐसी बात नहीं है, मतलब इस तरह से मालती बोलती। किंतु इसलिए नहीं कि मालती ने मेरी बात नहीं सुनी थी, केवल विस्मय के कारण, इसलिए मैंने अपनी बात दोहराई नहीं, चुप बैठा रहा। ऐसी बात नहीं कि मालती ने नहीं सुनी थी, लेकिन लेखक क्या किया, उस बात को फिर से दोबारा दोहराए नहीं, लेखक चुपचाप बैठ रहा है। मालती कुछ बोली ही नहीं। तब थोड़ी देर बाद मैंने उसकी ओर देखा, वह मेरी ओर देख रही थी। थोड़ी देर बाद लेखक क्या कि उसकी ओर देखे मालती को, और मालती क्या की थी कि वह लेखक की ओर देखने लगी। किंतु मेरे उधर उन्मुख होते ही उसने आंखें नीची कर ली। जब लेखक उसके ऊपर ताके तो मालती क्या कि आंखों नीचे कर ली। फिर भी मैंने देखा उन आंखों में विचित्र सा भाव था, मैं मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो, किसी बीती हुई बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगाकर गतिमान करने की, किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनर्जीवित करने की और चेष्टा में सफल न हो रहा है। वैसे जैसे बहुत देर से प्रयोग में न लाए हुए अंग को व्यक्ति एकाएक उठाने लगे और पाए कि वह उठता ही नहीं, चीर विस्मृति में मानो मर गया है, उतने क्षीण बल से, यद्यपि वह सारा प्राप्य बल है, उठ नहीं सकता। मुझे ऐसा जान पड़ा मानो किसी जीवित प्राणों के गले में किसी मृत जंतु का तौट डाल दिया गया हो, वह उसे उतार कर फेंकना चाहे पर वह उतार न पाए। देखिए इस लाइन को हम मतलब आपको समझाते हैं। मतलब कहने का हो गया कि मालती क्या है कि मालती के ऊपर ऐसा लग रहा है कि जैसे उस पर किसी अजीब सा छाया छा गया है, और मालती ऐसा जैसे कि किसी चीज़ को हम लोग बहुत दिन तक रख देते हैं, बाद में उसे उठाते तो क्या होता है, जैसे कोई इंसान बहुत दिन से बैठा रहेगा, एक उठेगा तो क्या होगा, ढम से उठकर गिर जाएगा ना। ठीक उसी प्रकार मालती काफ़ी दिनों से, बहुत दिनों से, मतलब ऐसी अजीब सी स्थिति में घिरी हुई थी, और वह सोच रही थी कि मैं इस अजीब सी स्थिति से, इस दयनीय स्थिति से बाहर आ जाऊँ। मालती कोशिश कर रही थी आने का, लेकिन क्या हुआ, मालती उस दयनीय स्थिति से बाहर आ नहीं पा रहा था, आ नहीं पा रही थी। लेखक इसी बात को थोड़ा सा मुहावरा के तौर पर समझाने के प्रयास कर रहे हैं। आगे देखिएगा, तभी किसी ने किवाड़ खटखटाए। मैंने मालती की ओर देखा पर वह हिली नहीं। तभी किसने क्या हुआ कि दीवार को खटखटाया। लेखक मालती की ओर देखे पर मालती क्या हुआ कि हिली नहीं। जब किवाड़ दूसरी बार खटखटाए गए तब शिशु को अलग करके उठी और किवाड़ खोलने लगी। जब दूसरी बार फिर से किवाड़ खटखटाया गया ना, किवाड़ का मतलब होता है दरवाजा। जब दूसरी बार फिर से खटखटाया गया तो मालती क्या कि शिशु को अलग रख दिया, अर्थात अपने बेटे शिशु को, टीटी को, और फिर से वो क्या की कि जाकर किवाड़ अर्थात दरवाजा को खोलने लगे। वे यानी मालती के पति आए हैं, वे कहे तो यानी मालती के पति आए हैं। मैंने उन्हें पहली बार देखा था। लेखक क्या बोले, मैंने उन्हें पहली बार देखा था, यद्यपि फोटो से उन्हें पहचानता था। परिचय हुआ, मालती खाना तैयार करने आंगन में चली गई और हम दोनों भीतर बैठकर बातचीत करने लगे, उनकी नौकरी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उस स्थान के बारे में, और ऐसे
अन्य विषयों के बारे में जो पहले परिचय पर उठा करते हैं, एक तरह का एक तरह का स्वरक्षात्मक कवच बनकर। मतलब लेखक क्या किए, जब मालती के पति आए तो मालती चल गई खाना बनाने आंगन में, और लेखक मालती के पति अर्थात महेश्वर, अभी इसका नाम का जिक्र नहीं किया गया, ऐसे महेश्वर नाम है, ठीक है ना, उसके साथ मालती के पति के साथ बातचीत करने लगे और कुछ बातें चीतें क्या करने, लेखक पूछने लगे कि मतलब उनके नौकरी वोकरी के बारे में, उनके जीवन उवन के बारे में, किस तरह से कैसे हैं, ये सारी बातचीत करने लगे। लेखक आपस में बातचीत करने लगे, मतलब वार्तालाप करने लगे। मालती के पति का नाम महेश्वर है। देखिए अब यहाँ से खुलासा हो गया, मालती के पति का नाम क्या है, महेश्वर है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए। वह एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर है, याद रखिएगा, पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के क्या है, डॉक्टर है। उसी हैसियत से इन क्वार्टरों में रहते हैं। प्रातः काल 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं। कितने बजे चले जाते हैं, तो 7 बजे, याद रखिएगा, और 1:30 या 2 बजे लौटते हैं। उसके बाद दोपहर भर छुट्टी रहती है। केवल शाम को 1-2 घंटे फिर चक्कर लगाने के लिए जाते हैं डिस्पेंसरी के साथ, छोटे से अस्पताल में रोगियों को देखने और अन्य जरूरी हिदायतों करने। उनका जीवन भी बिल्कुल एक निर्दिष्ट ढर्रे पर चला जाता है। नित्य वही काम, उसी प्रकार के मरीज, वही हिदायतें, वही नुस्खे, वही दवाइयाँ, वह स्वयं उकताए हुए हैं। और इसलिए और साथ ही इस भयंकर गर्मी के कारण वह अपने फुर्सत के समय में भी सुस्त ही रहते। देखिए इस लाइन को हम आपको समझाते हैं। क्या हुआ कि लेखक बोल रहा है कि एक ही मरीज बार बार आते रहते हैं, वही मरीज, उसी प्रकार का इलाज करना पड़ता है, वही दवा देना पड़ता है। इससे भी लेखक क्या है, इस सारी बातों से लेखक भी थोड़ा सा उकछाए हुए हैं, थोड़ा सा लेखक भी मतलब अजीब तरह से लेखक को भी लग रहा है। एक ही चीज क्या होता है कि हम लोग भी जब एक ही काम को बार बार करते हैं, क्या अंदर से मतलब दूसरे फील होने लगता है। उसी प्रकार लेखक बोले वही मरीज, फिर वही दवाइयाँ देना, उसी प्रकार के इलाज करना, ऐसा करते करते मैं भी अकछा गया हूँ। लेखक इस तरह से बोल रहे हैं। मालती हम दोनों के लिए खाना ले आई। जैसे ही दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे ना, लेखक और महेश्वर अर्थात मालती के पति, तो मालती क्या की, उस समय खाना बनाकर ले आई महेश्वर और मालती क्या बोलते हैं लेखक के लिए। मैंने पूछा तुम नहीं खाओगी, लेखक पूछ रहे हैं तुम नहीं खाओगे या खा चुकी हो, लेखक पूछ रहे हैं तुम नहीं खाओगे या खा चुकी हो। महेश्वर बोले कुछ हंसकर, वह पीछे खाया करती है। क्या क्या बोली, महेश्वर थोड़ा सा कुछ हंस लिया, हंस कर बोले वो पीछे खाया करती है, चलिए हम दोनों खा लेते हैं, ये फिर बाद में खा लेगी। देखिए गांव देहात में क्या होता है कि जब पहले पति खा लेते हैं ना, तब पत्नी खाया करती है, ऐसा अधिकतर होता है। ये आपके परंपरा बताता है, ये आपके संस्कार बताता है, ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन यह सही बात नहीं है, जरूरी नहीं है कि मालती पहले पहले पति खा ले फिर पत्नी खाएगी, ऐसी बात नहीं है। कोई किसी समय खा सकती है, यह भी कोई संस्कार मतलब उचित नहीं लग रहा है। मतलब औरतों के साथ थोड़ा सा क्या कर रहा है, बराबरी का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। चलिए इस पर मैं विशेष बोलना नहीं चाहूँगा, छोड़िए। महेश्वर बोले कुछ हंस करके वह पीछे खाया करती है। पति 2:30 बजे खाना खाने आते हैं, इसलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी बैठी रहेगी। ऐसा मतलब पहले के समय में होता था, और आपस में उस समय बोल रहे हैं कि पति जब अगर 2:30 बजे खाना आएंगे ना, तो पत्नी क्या करेगी, 3 बजे खाएगी। महेश्वर खाना प्रारंभ करते हुए मेरी ओर देख कर बोले आपको तो खाने का मजा ही क्या आएगा, ऐसे बेवक्त खा रहे हैं। महेश्वर थोड़ा सा खाएं और लेखक की ओर देख रहे हैं और बोले आपको खाने के मजा कहाँ आएगा, क्योंकि आप जो बेवक्त जो खा रहे हैं, वक्त पे खाना चाहिए ना आपको। मैंने उत्तर दिया, लेखक उत्तर देते हैं वाह, देर से खाने पर तो और भी अच्छा लगता है ना। लेखक बोल रहे हैं देर से खाने पर तो और अच्छा लगता है, भूख बढ़ी हुई होती है और पर शायद मालती बहन को कष्ट होगा। लेखक बोल रहे हैं देर से खाने का कुछ मजा ही अलग होता है, भूख भी लगी होती है, पर मालती बहन को थोड़ा सा कष्ट होगा, क्या कि कष्ट होगा। और लेखक बोल रहे हैं मालती टोक कर बोली मेरे लिए तो यह नई बात नहीं है, रोज ही ऐसा होता है। देखिए याद रखिए, इसका शीर्षक रोज क्यों रखा गया, यहीं से रोज रखा गया है इसका शीर्षक, रोज ही ऐसा होता है। और किसी का शीर्षक अगर कुछ रखा जाता है तो उसके पीछे कुछ रीजन होता है, यहीं से इसका रोज शीर्षक रखा गया है। मालती बोले रोज ही ऐसा होता है, मैं देर भी खाऊंगी ना तो कोई बात नहीं। मालती बच्चे को गोद में लिए हुए थी, बच्चा रो रहा था पर उसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। मैंने कहा यह रोता क्यों है, लेखक पूछ रहे हैं यह रोता क्यों है। मालती बोली हो ही गया है चिड़चिड़ा सा, हमेशा ही ऐसा रहता है। फिर बच्चे को डांट कर कहा चुप कर। थोड़ा सा डांट दी मालती बच्चे को और डांट कर बोले चुप कर, जिससे वह और भी रोने लगा। अब थोड़ा सा मालती डांटने दी कि और भी हाँ कर रोने लगा। क्या होता है कि माँ जब अपने बच्चों को डांट देती है ना कहीं भी, तो थोड़ा सा बच्चा को थोड़ा सा दिल पे लग जाता है चोट। उसी प्रकार माँ डांट दिया, बच्चा और भी रोने लगा, जिससे वह और भी रोने लगा। मालती ने भूमि पर बैठा दिया और बोली अच्छा रो ले।
मालती थोड़ा सा गुस्सा आ गया, अपने बेटवा को लेकर भूमि में बैठा, ले रो ले रो ले। और टीटी लेने आंगन की ओर चली गई, सॉरी, और रोटी लेने आंगन की ओर चली गई। अपना बेटवा को भुइयां बैठा दी धरती पर और बोली रो ले। और रोटी के लाने के लिए क्या की मालती, आंगन की ओर चली गई। जब हमने भोजन समाप्त किया तब 3 बजने वाले थे। महेश्वर ने बताया कि उन्हें आज जल्दी अस्पताल जाना है। जब भोजन समाप्त किया ना तो उस समय 3 बजने वाला था। महेश्वर बोल रहे अरे अरे अब हमें याद आया, हमें तो अस्पताल भी जल्दी जाना है। वहाँ 1-2 चिंताजनक केस आए हुए हैं जिनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। 2 की शायद टांग काटनी पड़ेगी, गैंग्रीन हो गया है। देखिए आप लोग को हम थोड़ा देर के लिए बता दें कि गैंग्रीन क्या होता है। गैंग्रीन कहे तो ये गैंग्रीन क्या होता है कि पहाड़ी इलाकों में जब कोई इधर से उधर जाते हैं ना लोग, तो उनके कांटा चुभ जाता है, अर्थात कांटा गड़ जाता है। जब वह कांटा गड़ जाती है तो धीरे धीरे क्या होता है, वहाँ पे घाव सा बन जाता है और घाव फैल जाता है। अगर समय रहते इलाज ना कराया जाए ना तो क्या होता है कि वो उस रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। उसी को गैंग्रीन बोलते हैं, कांटा चुभने के कारण हो जाता है, ठीक है ना। याद रखिएगा इस लाइन को आप लोग। थोड़ी देर में वह चले गए, इस तरह से बात किए और थोड़ी देर में वह चल गए। बोले कि टांग भी काटना है, गैंग्रीन हो गया है। और थोड़ी देर में क्या हुआ, महेश्वर चले गए। मालती किवाड़ बंद कर आई और मेरे पास बैठने ही लगी थी कि मैंने कहा अब खाना तो खा लो, मैं इतनी देर टीटी से खेलता हूँ। लेखक बोला खाना भी तो खा लो, जब तक मैं क्या करता हूँ, थोड़ी देर टीटी से खेल लेता हूँ। वह बोली खा लूँगी, मेरे खाने की कौन बात है, किंतु चली गई। मैंने टीटी को हाथ में लेकर, मालती बोले खा लूँगी, इसमें मतलब खाने की कौन बात है, किंतु चली गई, इस तरह से बोलकर। और लेखक क्या कि मैंने टीटी के हाथ में लेकर, क्या मैं टीटी को हाथ में लेकर झुलाने लगा, जिससे वह कुछ देर के लिए शांत हो गए। वह मालती ही टीटी को गोद में हाथ में ले लिया और जैसे ला 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 करके झुलाने लगी, जिससे क्या हुआ कि वह थोड़ी देर के लिए शांत हो गया हुआ टीटी। दूर शायद अस्पताल ही 3 खड़के, मतलब बोल रहे हैं कि अस्पताल में शायद 3 वो खड़क चुके हैं। एकाएक मैं चौंका, मैंने सुना मालती वहीं आंगन में बैठी अपने आप ही एक लंबी सी थकी हुई सांस के साथ कह रही है, 3 बज गया। मानो बड़ी तपस्या के बाद कोई कार्य संपन्न हो गया। मतलब 3 बजा ना तो मालती क्या कर रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई कार्य कर रही है, तपस्या कर रही है, तपस्या संपन्न हो गया। तैसे बोला 3 बज गया, इस तरह से मालती बोलती है। तो लेखक बोलते तो 3 बज गया तो क्या बहुत था। देखिएगा थोड़ी ही देर में मालती फिर आ गई। मैंने पूछा तुम्हारे लिए कुछ बचा भी था, सब कुछ तो। लेखक पूछते हैं फिर बहुत था। लेखक पूछते हैं तुम्हारे लिए कुछ बचा भी था कि सब हम लोग खा गए थे, पूरा खत्म हो गया था क्या। लेखक पूछते हैं, मालती बोलते नहीं ऐसी बात नहीं है, घर में भी बहुत सारा खाना है। हाँ बहुत था, भाजी तो सारी मैं ही खा गया था। लेखक बोले भाजी वही जो आलू का बनता है ना। लेखक बोले भाजी तो सारी मैं ही खा गया था। बोल रही हूँ बहुत था, वहाँ बचा कुछ होगा नहीं, यूँ ही रोब तो न जमाओ कि बहुत था, मैंने हंस कर कहा। लेखक बोले यूँ ही रोब मत जमाओ कि बहुत था, ठीक है ना, पूरा भाजी मैं खा गया था। बोल रही कि था। मालती इस तरह से बोले तो लेखक उस तरह से जवाब दे रहे हैं। मालती मानो किसी और विषय की बात कहती हुई बोली, यहाँ सब्जी वब्जी तो कुछ होती ही नहीं, कोई आता जाता है तो नीचे से मंगा लेते हैं। मुझे आए 15 दिन हुए हैं, जो सब्जी साथ लाए थे वही अभी तक बढ़ती जा रही है। कहने का मतलब है, मालती बोले यहाँ तो सब्जी मतलब कि क्या होता है जल्दी मिलता भी नहीं है, और जो कब कोई आता जाता है ना घर के बगल से, तो मैं क्या करती हूँ कि ऊपर से ही मंगा लेती हूँ और वही सब्जी बनता है। बोले 15 दिन आया हुआ है, वही सब्जी तो अभी तक बन रहा है, जो 15 दिन पहले लाए थे वही बन रहा है अभी तक। मालती बोलती है लेखक से, मैंने पूछा नौकर कोई नहीं है। लेखक पूछ रहे बोले कोई नौकर नहीं है, कोई ठीक मिला नहीं, शायद 2-1 दिन में हो जाए। मालती बोल रही कोई ठीक मिला ही नहीं, शायद 2-1 दिन में हो जाए। बर्तन भी तुम ही मांजती हो। लेखक पूछ रहे बर्तन भी तुम ही मांजती हो क्या, और कौन। मालती बोलती और कौन, मैं ना मांजूंगी तो और कौन मांजेगी। कहकर मालती क्षण भर आंगन में जाकर लौट आई। मालती बोली मैं ना मांजूंगी तो कौन मांजेगी, और गई आंगन में और क्षण भर के लिए फटाक से आंगन में जाकर फिर लौट आई। मैंने पूछा कहाँ गई थी। लेखक फिर पूछ रहे कहाँ गई थी। आज पानी ही नहीं है, बर्तन कैसे मांजेंगे। वही बोली मालती आज पानी ही नहीं है, बर्तन कैसे मांजेंगे, क्यों पानी को क्या हुआ। रोही बोले लेखक क्यों पानी को क्या हुआ है, रोज ही होता है। देखिए फिर से रोज का यहाँ इस्तेमाल किया गया, फिर से रोज यहाँ पर बोला जा रहा है, इसीलिए रोज इसका शीर्षक रखा गया है। लेकिन मालती बोलती है रोज ही ऐसा होता है, कभी वक्त पर तो आता ही नहीं। आज शाम को 7 बजे आएगा तब बर्तन मांजेंगे। बोले मालती रोज ही तो ऐसा ही होता है, कभी वक्त पर पानी नहीं आता, आज शायद शाम को कहीं 7 बजे आए तो बर्तन मांज लूँगी।
चलो तुम्हें 7 बजे तक तो छुट्टी हुई, कहते हुए मैं मन ही मन सोचने लगा, अब इसे रात के 11 बजे तक काम करना पड़ेगा। छुट्टी क्या खाक हुई? छुट्टी अब इसे रात, फिर से समझिएगा, चलो तुम्हें 7 बजे तक तो छुट्टी हुई, कहते हुए मैं मन ही मन सोचने लगा, अब इसे रात के 11 बजे तक काम करना पड़ेगा। छुट्टी क्या खाक हुई? अब रात को तो 11 बजे तक काम करना पड़ेगा, छुट्टी क्या खाक हुई इसमें? यह भी कोई छुट्टी है? यह उसने कहा मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, पर मेरी सहायता टीटी ने की। जब लेखक इस तरह से बोले ना, तो मालती बोलती है कि मालती कह रही मेरे पास तो कोई उत्तर नहीं था, पर टीटी क्या की, टीटी मेरे सहायता कर दी। एकाएक फिर रोने लगा और मालती के पास जाने की चेष्टा करने लगा। मैंने उसे दे दिया। जब लेखक इस तरह सवाल करते हैं ना, छुट्टी क्या खाक हुई, तुम्हें 11 बजे तक काम करना पड़ेगा, इस तरह से बोलते हैं, तब मालती के पास कोई प्रश्न का कोई तो उत्तर था नहीं। अब मालती सोचने लगी कि क्या बोले, पर क्या हुआ कि टीटी उसकी सहायता कर दी। टीटी रोने लगा और मालती क्या की टीटी को उससे गोद में ले ली लेखक क्या किया, लेखक बोले मैंने उसे दे दिया। थोड़ी देर फिर मौन रहा। मैंने जेब से अपनी नोटबुक निकाली और पिछले दिनों के लिखे हुए क्या कुछ इधर कतिया है दिखाई नहीं दे रहा है, देखने लगा। पिछले दिनों के लिखे हुए नोट्स मैंने देखने लगा। तब मालती को याद आया कि उसने मेरे आने के कारण पूछा नहीं। और बोली यहाँ आंगन में कैसे। अब मालती को याद आता है कि जब लेखक यहाँ आए हैं, इतना सारा कुछ हो गया, पूरा रामायण खत्म है। आप पूछ रहा है कि रामायण, अब उस पूछ रहा है कि मैं राम जी कौन थे, हैं बताओ, इतना सारा बात हो गया। अब मालती को याद आया कि अरे यार लेखक तो यहाँ आए थे, मैंने लेखक से पूछा ही, मतलब अर्थात आगे जिससे मैंने तो पूछा ही नहीं कि यहाँ पर क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, कैसे हैं। अब मालती को याद आता है। मैंने कहा अच्छा अब याद आया। लेखक बोला अच्छा अब याद आया, तुमसे मिलने आया था और क्या करने, तो 2-1 दिन रहोगे ना। लेखक बोले अब याद आया, अरे तुमसे मिलने आए थे और क्या करने आएंगे। तो मालती बोले तो 2-1 दिन रहोगे ना, आए हो तो फिर लेखक बोलते नहीं कल चला जाऊंगा। लेखक बोले नहीं नहीं कल चला जाऊंगा। मालती कुछ नहीं बोली, कुछ खिन्न सी हो गई। मैं फिर नोटबुक की तरफ देखने लगा। मालती कुछ नहीं बोली और थोड़ी सी उदास, मतलब अजीब सी हो गई, फिर से मुंह बना ली। अब लेखक क्या हुआ कि नोटबुक की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे ध्यान हुआ, मैं आया तो हूँ मालती से मिलने, किंतु यहाँ वह बात करने को बैठी है और मैं पढ़ रहा हूँ, पर बात भी क्या की जाए। लेखक सोच रहे पर बात भी क्या की जाए, मैं तो बात करने के लिए आया हूँ, पढ़ रहा हूँ, लेकिन बात भी क्या की जाए। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी वश में कर रही है। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ जैसे यह घर, जैसे मालती। लेखक बोल रहे हैं कि मैं इस घर में आया हूँ, ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार ये घर है ना सन्नाटा सा छाया हुआ, लग रहा है जैसे मैं भी सन्नाटा सा छा गया हूँ। जिस प्रकार इस घर की स्थिति दयनीय है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं भी दयनीय हो चुका हूँ पूरी तरह से। और जिस प्रकार से यह पूरा अज्ञात रहकर भी पूरी तरह से घर की स्थिति खराब, उसी प्रकार मेरा स्थिति भी शायद खराब हो चुका है। लेखक को लग रहा है जैसे यह घर मुझे अपनी वश में कर रहा है, नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ। लेखक को लग रहा है जैसे मैं नीरस और निर्जीव सा हो रहा हूँ। लेखक को ऐसा लग रहा है, अनुभव हो रहा है लेखक को। मैंने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं। लेखक बोल रहे उस मालती से, तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं। मैं चारों ओर देखने लगा कि कहीं किताबें दिख पड़े। लेखक क्या किए कि चारों ओर अब देखने लगे, कहीं शायद कुछ किताब उताब कहीं दिख जाए। यहाँ कहकर मालती थोड़ा सा हंस दी। वह हंसी कह रही थी यहाँ पढ़ने को क्या है, मतलब उसका हंसी से पता चल रहा था कि इसके यहाँ पढ़ने के लिए कुछ है ही नहीं। मैंने कहा अच्छा मैं वापस जाकर जरूर कुछ पुस्तकें भेजूंगा। इस लाइन को याद रखिएगा, लेखक वापस जाकर क्या भेजने की बात की, तो कुछ पुस्तकें। तो लेखक बोले अच्छा तो मैं वापस जाकर जरूर तुम्हारे लिए कुछ पुस्तक भेजूंगा। और वार्तालाप फिर समाप्त हो गया। और दोनों में क्या हुआ, मालती और लेखक में वार्तालाप समाप्त हो गया, अर्थात बातचीत बंद हो गया। थोड़ी देर बाद मालती ने फिर पूछा आए कैसे हो, लारी में या पैदल। ठीक है, लारी का मतलब होता है गाड़ी, ठीक है ना, याद रखिएगा, लारी का मतलब होता है गाड़ी। अब थोड़ी देर के बाद पूछ रही है मालती आए कैसे हो, लारी में अर्थात गाड़ी में या पैदल। इतनी दूर बड़ी हिम्मत की, आखिर तुमसे मिलने आया हूँ। लेखक बोला आखिर तुमसे मिलने जो आया हूँ, ऐसे ही आए हो।
लेखक, अब मालती पूछ रहे ऐसे ही आए हो? तो लेखक बोले नहीं, कूली पीछे आ रहा था। अब मालती पूछ रही कुछ लेकर नहीं आए हो क्या? तो लेखक बोले नहीं नहीं, कूली पीछे आ रहा है, मैं आगे आ गया हूँ जब तक, सामान लेकर। कूली पीछे आ रहा है सामान लेकर। देखिए कूली का कुछ कहीं पे ज़्यादा सामान होता है ना, जैसे स्टेशन पर खासकर देखने को मिलता है, कूली रहता है सामान को थोड़ा सा इधर से इधर हेल्प कर देने के लिए, जिससे थोड़ा सा इधर उधर करेगा तो कुछ पैसा लेता है, वही कूली इसके सामान को लेकर आ रहा है। आइए जब तक लेखक क्या किए, चल आए। मैंने सोचा बिस्तारा ले चलूँ। अच्छा किया, यहाँ तो बस कहकर मालती चुप रह गई। फिर बोली तब तुम थके होगे, लेट जाओ। अब मालती बोले तुम तो कुछ थके होगे, क्या करो तुम कुछ लेट जाओ क्योंकि ज़्यादा तुम थके होगे। नहीं बिल्कुल नहीं थका। लेखक बोले नहीं नहीं बिल्कुल नहीं थका, वो रहने भी दो, थके नहीं, भला थके है, थके नहीं हो, थके हो। और तुम क्या करोगी? फिर लेखक पूछे तुम क्या करोगी? मैं बर्तन माज रखती हूँ। अब मालती बोले नहीं नहीं मैं बर्तन माज रखती हूँ, आप जो थोड़ा क्या कहिए, थोड़ा सा लेट जाइए। मैंने कहा वाह, क्योंकि और कोई बात मुझे सूझी नहीं। थोड़ी देर में मालती उठी और चली गई टीटी को साथ लेकर। तब मैंने भी लेट गया और छत की ओर देखने लगा। तब क्या हुआ कि यह भी छत की ओर देखने लगा। लेखक थोड़ा सा लेट गए और लेट कर क्या किए कि छत की ओर देखने लगे। मेरे विचारों के साथ आंगन से आती हुई बर्तनों के घिसने की खनखन ध्वनि मिलकर एक विचित्र एक स्वर उत्पन्न करने लगी, जिसके कारण मेरे अंग धीरे धीरे क्या हुआ कि ढीले पड़ने लगे, मैं ऊँघने लगा। यहाँ तक याद रखिएगा आप लोग। चलिए समझिएगा इस लाइन को। लेखक क्या किए कि लेखक छत पर सोए हुए थे ना, तब मालती जब जाकर बर्तन मैजने लगी तो बर्तन का थोड़ा सा खन खन करके आवाज़ आई, ध्वनि मिलकर एक स्वर की तरह उत्पन्न होने लगी। अब लेखक मेरे क्या बोले, लेखक जिसके कारण मेरे अंग धीरे धीरे ढीले पड़ने लगे, मैं ऊँघने लगा। अब लेखक को क्या हुआ कि धीरे धीरे लेखक को ऊँघी आने लगा और लेखक क्या किए, थोड़ा देर के लिए आराम करने लगे। आगे देखिएगा, एकाएक वह एक स्वर टूट गया, मैं एकाएक वह स्वर टूट गया, मौन हो गया। इससे मेरी तंद्रा भी टूट गई। देखिए तंद्रा का है तो आप लोग को थोड़ा देर के लिए समझा दे। तंद्रा कहने का मतलब होता है कि नहीं तो व्यक्ति सोया रहता है और नहीं व्यक्ति ठीक तरह से उठा रहता है, मतलब थोड़ा सा नींद में रहता है, थोड़ा सा सूता रहता है, थोड़ा सा उठा रहता है, मतलब नहीं तो पूरा तरह से सोया रहता है, नहीं तो पूरा तरह से उठा रहता है, उसी को तंद्रा बोला जाता है। और निंद्रा का मतलब हुआ कि बहुत देर तक सोना। तंद्रा का मतलब हुआ पूरा तरह से सोना भी नहीं और पूरा तरह से उठना भी नहीं, मतलब उंघरायल है और थोड़ा सा उंघा रहा है, उसी को तंद्रा बोला जाता है, ठीक है। अब लेखक को थोड़ा सा तंद्रा लगा हुआ था, मतलब ऊँघी लगा हुआ था, क्या हुआ कि ऊँघी भी टूट गया। मैं उस मौन में सुनने चार खरक रहे थे। मैं उस मौन में क्या हुआ कि मैं उस मौन में सुनने चार खरक रहे थे और इसी का पहला घंटा सुनकर मालती रुक गई थी। इसी का पहला घंटा सुनकर मालती रुक गई थी। वह 3 बजने वाली बात मैंने फिर देखी। वह 3 बजने वाली बात मैंने फिर देखी, अब की बार और उग्र रूप में। फिर से लेखक 3 बजने वाली बात सुन रहे थे। पिछले बार तो जैसे सुने थे ना, लेखक मालती बोले थे हा 3 बज गया, उसी प्रकार से लेखक फिर से सुने उसके मुंह से 3 बजने वाली बात। और इस बार थोड़ा सा ज़्यादा मतलब अजीब से स्वर में, थोड़ा सा आवाज़ तेजी आवाज़ में सुने, उग्र रूप में सुने। मैंने सुना मालती एक बिल्कुल अनैच्छिक अनुभूति विहीन नीरज यंत्रवत, वह भी थके हुए यंत्र के से स्वर में कह रही है 4 बज गया। मानो इस अनैच्छिक समय गिनने में ही उसका मशीन तुल्य जीवित बीतता हो, वैसे ही जैसे मोटर का स्पीडोमीटर यंत्रवत फासला नापता जाता है और यंत्रवत विश्रांत स्वर में कहता है किससे कि मैंने अपने अमित शून्य पथ का इतना अंश तय कर लिया, न जाने कब कैसे मुझे नींद आ गई। लेखक इस तरह से मतलब अपने आप को इस तरह से मतलब सोच रहे हैं, आप बोले न जाने कैसे मुझे नींद आ गया था, इतना सारा हल्ला चिल्ला हो रहा था यहाँ पर, इसमें भी मुझे नींद आ गया था, न जाने कैसे मुझे नींद आ गया था। लेखक बोल रहे हैं अपने आप से, मतलब अपने से पूछ रहे हैं, अपने मन में सोच रहे हैं। तब 6 कब के बज चुके थे जब किसी के आने की आहट से मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि महेश्वर लौट आए हैं। तब किसी के आने से क्या हुआ, लेखक का नींद टूटा। तब देखे जब नींद टूटा तो वो देख रहा अरे महेश्वर तो आ चुका है। और उनके साथ ही बिस्तर लिए हुए मेरा कुली, मतलब महेश्वर भी आ चुके थे और जो लेखक जो छोड़ दिए थे कुली को और मेरा बिस्तर लेकर, वह बिस्तर भी लेकर कुली महेश्वर के साथ आ चुका था। जब लेखक आँख खुला तो लेखक देखे, फिर देखिए मैं मुंह धोने को पानी मांगने को ही था कि मुझे याद आया पानी नहीं होगा। और लेखक सोचे कि थोड़ा सा उठाऊं तो थोड़ा पानी मांग लेता हूँ, मुंह धो लूँगा, लेकिन फिर इनको याद आया अरे पानी तो नहीं होगा। मैंने हाथों से मुँह पोंछते पोंछते महेश्वर से पूछा आपने बड़ी देर की। अब हाथे से अपने पानी तो था नहीं, अपने हाथे से मुँह पोंछ लिए और फिर महेश्वर से पूछ रहे बड़ी देर की,
मतलब बड़ी देर से आए हो, क्या बात है? उन्होंने किंचित ग्वालीन भरे स्वर में कहा, थोड़ी सी वो अजीब से स्वर में बोले, हाँ आज वह गैंग्रीन का ऑपरेशन करना ही पड़ा, एक का आया हूँ, दूसरे को एम्बुलेंस में बड़े अस्पताल भिजवा दिया हूँ। बोले वो गैंग्रीन जो था ना उसका ऑपरेशन करना पड़ा, एक को कर आया हूँ और दूसरे को क्या किया हूँ कि अस्पताल में भिजवा दिया हूँ, दूसरे अस्पताल में। मैंने पूछा गैंग्रीन कैसे हो गया? अब लेखक पूछ रहे गैंग्रीन कैसे हो गया भाई? एक कांटा चुभा, महेश्वर जवाब दे रहे, एक कांटा चुभा था उसी से हो गया। बड़े लापरवाह लोग होते हैं यहाँ के। वो महेश्वर बोल रहे हैं एक कांटा चुभा और उसी से हो गया। यहाँ के लोग जो है ना बड़े लापरवाह होते हैं, अपना ध्यान नहीं रखते हैं। मैंने पूछा यहाँ आपको केस अच्छे मिल जाते हैं? केस कहे तो मरीज जो है ना, अच्छे मरीज मिल जाते हैं वही इलाज करने के लिए, आय के लिहाज से नहीं, डॉक्टरी के अभ्यास के लिए। बोले हाँ मिल ही जाते हैं। और महेश्वर बोले हाँ हाँ मिल ही जाते हैं। यह गैंग्रीन हर दूसरे चौथे दिन एक केस आ जाता है, नीचे बाल अस्पतालों में भी। बोले हाँ हाँ मिल ही जाता है, और हर दिन एक दो दिन बीतता है ना, है कि क्या होता है कि गैंग्रीन एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन पर गैंग्रीन का क्या होता है कि एक केस आ ही जाता है, अर्थात रोगी एक आ ही जाते हैं। मालती आंगन से ही सुन रही थी, मालती ये सारी बात को आंगन से सुन रही थी जब ये महेश्वर और लेखक बात कर रहे थे। तो अब मालती बोल रही है, अब आ गई बोली, अब मालती आ गई बोली, हाँ केस बनाते देर क्या लगती है? हाँ केस बनाते देर क्या लगती है? काट कर चुभा था, कांटा चुभा था, इस पर टांग काटनी पड़े, यह भी कोई डॉक्टरी है? हर दूसरे दिन किसी की बाँह काटनी पड़े, इसी का नाम है अच्छा अभ्यास। अब मालती बोल रही है, हर दिन किसी का टांग काटते हो, किसी का बाँह काटते हो, यह भी कोई डॉक्टरी है? इसका नाम कोई अभ्यास है क्या? मालती उससे बोल रही है थोड़ी से भरे स्वर में, वो महेश्वर से बोल रही है। महेश्वर हंसे बोले, महेश्वर थोड़ा सा हंसे और बोले, ना काटे तो उसकी जान गंवाए। महेश्वर बोले ना काटे तो उसकी जान गंवाए क्या? हाँ पहले तो दुनिया में कांटे ही नहीं होते होंगे। मालती बोले हाँ हाँ पहले तो दुनिया में कांटे ही नहीं होते होंगे, आज तक तो सुना ही नहीं था कि कांटों के चुभ जाने से मर जाते हैं, कांटों चुभ जाए तो मर जाते हैं लोग। महेश्वर ने उत्तर नहीं दिया। महेश्वर अब क्या किया, महेश्वर उत्तर नहीं दिए, मुस्कुरा दिए। महेश्वर मुस्कुरा कर और रह गए, उत्तर नहीं दिए मालती को। मालती मेरी ओर देख कर बोली, ऐसे ही होते हैं डॉक्टर, सरकारी अस्पताल है ना, क्या परवाह है? मालती थोड़ी महेश्वर की ओर देखे और बोलते हैं ऐसे ही होते हैं सरकारी डॉक्टर, सरकारी अस्पताल है, क्या परवाह है, मर भी जाएगा तो। मैं तो रोज ऐसी बातें सुनती हूँ। देखिए फिर से यहाँ रोज का प्रयोग हो रहा है। मालती बोलते हैं मैं तो रोज ही ऐसी बातें सुनती हूँ कि टांग काट दिया, बाँह काट दिया, ऐसा वैसा, मैं रोज ऐसी बातें सुनती हूँ। अब कोई मर मुर जाए तो ख्वाब ही नहीं होता, पहले तो रात रात भर नींद नहीं आया करती थी। मालती बोल रही है अब कोई मर भी जाता है ना तो ख्वाब नहीं होता, सपना नहीं आता, लेकिन पहले क्या होता, रात रात भर नींद नहीं आया करती थी। मालती बोल रही है। तभी आंगन में खुले हुए नल ने कहा, टिप 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 टिप, मतलब नल खुला हुआ था, पानी आया था, टिप 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 करके गिरने लगा। क्या हुआ? मालती ने कहा पानी। अब मालती बोले पानी आ गया अब, और उठकर चली गई। खनखनाहट से हमने जाना, बर्तन धोए, थोड़ा सा इधर मिट गया, बर्तन धोने लगे हैं। अब मालती जाकर बर्तन धोने लगी। टीटी महेश्वर की टांगों के सहारे खड़ा मेरी ओर देख रहा था। टीटी क्या, वो महेश्वर की टांगों के सहारे खड़ा हो गया और देख रहा था लेखक की ओर। अब एकाएक उन्हें छोड़कर मालती की ओर खिसकता हुआ चला। अब महेश्वर को छोड़े और एकाएक मालती की ओर खिसक कर टीटी चलने लगा। महेश्वर ने कहा उधर मत जा। महेश्वर अपने बेटे से बोल रहा है टीटी से, उधर मत जा बेटे, और उसे गोद में उठा लिया। वह मचलने लगा और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। जैसा ही महेश्वर उसे उठाया ना गोद में, अब क्या हुआ, टीटी चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। महेश्वर बोले अब रो रो कर सो जाएगा तभी घर में चैन होगी। महेश्वर बोल रहे अब तू रो रो कर सो जाएगा ना तभी घर में चैन होगी। मैंने पूछा आप लोग भीतर ही सोते हैं? अब लेखक पूछ रहा आप लोग भीतर ही सोते हैं? गर्मी तो बहुत होती है। अब लेखक बोल रहे आप लोग भीतर ही सोते हैं क्या? गर्मी तो बहुत होती है। होने को तो मच्छर भी बहुत होते हैं, पर यह लोहे के पलंग उठाकर बाहर कौन ले जाए? महेश्वर बोल रहे हैं होने को तो मच्छर भी बहुत होते हैं, गर्मी नहीं मच्छर भी होते हैं, पर इस लोहे के पलंग को अब उठाकर बाहर कौन ले जाए? अब के नीचे जाएंगे। चलिए यहाँ से समझिएगा, महेश्वर बोला है कि होने को तो गर्मी नहीं, गर्मी तो होती है,
पर साथ ही साथ मच्छर भी बहुत होते हैं। लेकिन अभी लोहा का पलंग, अब इसको बाहर लेकर कौन जाएगा? महेश्वर लेखक से बोल रहे हैं अब के नीचे जाएंगे तो चारपाइयाँ ले जाएंगे। अब बोले अब नीचे जाएंगे ना तो चारपाइयाँ ले जाएंगे। फिर कुछ रुक कर बोले आज तो बाहर ही सोएंगे, आपके आने का इतना लाभ ही होगा। अब बोल रहे हैं महेश्वर कि आज तो बाहर ही सोएंगे, आपके आने का इतना तो लाभ होगा ना कम से कम। टीटी अभी तक रोता ही जा रहा था। अब टीटी अभी भी रो रहा था। महेश्वर ने उसे एक पलंग पर बैठा दिया और पलंग बाहर खींचने लगा। मैंने कहा मैं मदद करता हूँ और दूसरी ओर से पलंग उठाकर निकलवा दिए। अब लेखक क्या किया कि दूसरी ओर से पलंग उठा दिया और बाहर निकलवा दिए। अब हम तीनों महेश्वर, टीटी और मैं 2 पलंगों पर बैठ गए। मतलब एक महेश्वर थे, एक टीटी थे और लेखक थे। तीनों क्या किए पलंग पर बैठ गए और वार्तालाप के लिए उपयुक्त विषय न पाकर उसी कमी को छुपाने के लिए टीटी से खेलने लगे। अब उसी कमी को क्या किया कि छुपाने के लिए टीटी के साथ खेलने लगे। बाहर आकर वह कुछ चुप हो गया था, किंतु बीच बीच में जैसे एकाएक कोई भूला हुआ कर्तव्य याद करके रो उठता था। क्या होता है कि हम लोग भी कभी कभी चुप रहते एकाएक क्या कुछ बात याद आ जाता है, अरे खुशी हो जाता है, बहुत हंसने लगते हैं। कभी कभी एकाएक कुछ बात याद आता है, क्या होता है रोने लगते हैं। मतलब इस तरह से होता था। वही बात था। टीटी चुप था एकाएक कुछ बात याद आ जाता था और चिल्लाकर रोने लगता था कसकर, और फिर एकदम चुप हो जाता था, चिल्लाकर रोने लगता था, कुछ बात याद आता था फिर चुप हो जाता था। और कभी कभी हम हंस पड़ते थे या महेश्वर उसके बारे में कुछ बात कह देते थे। कभी कभी लेखक हंस पड़ते थे और या महेश्वर कभी कभी उसके बारे में कुछ बात कह देते थे। मालती बर्तन धो चुकी थी। मालती उतना समय तक क्या की थी, बर्तन धो चुकी थी। जब वह उन्हें लेकर आंगन के एक ओर रसोई के छप्पर की ओर चली तब महेश्वर ने कहा थोड़े से आम लाया हूँ, वह भी धो लेना। अब लेखक बोल रहे जब वह बर्तन को धोकर लेकर जाने लगी ना रखने के लिए आंगन में, तो महेश्वर क्या बोले थोड़ी सी आम लाया हूँ, वह भी धो लेना। तब मालती बोलती कहाँ है? तो लेखक बोलते हैं महेश्वर बोलते हैं अंगीठी पर रखे हैं, कागज में लिपटे हुए हैं। याद रखिएगा आम किस में लिपटी हुई थी? कागज में। बोला अंगीठी पर रखे हुए हैं और कागज में लिपटे हुए हैं। मालती ने भीतर जाकर आम उठाए और अपने आंचल में डाल लिए जिसका कागज में वे लिपटे हुए थे। वह क्या था? कागज में लिपटा हुआ। तो आम को उठाकर अपने आंचल में लिपट ली, आंचल में रख ली। वह किसी पुराने अखबार का टुकड़ा था। मालती चलती फिरती संध्या के उस क्षीण प्रकाश में उसी को पढ़ती जा रही थी। अब वह जा रही थी ना धोने कल की तरफ, तो वह क्या कही थी कि एक कागज में लिपटा हुआ था आम। अब आम को निकाल लिया, आम को निकाल कर आंचल में रख ली और कागज को पढ़ते पढ़ते कल की तरफ जाने लगी, नल की तरफ धोने के लिए। वह नल के पास जाकर खड़ी उसे पढ़ती रही। नल के पास गई और खड़ी होकर क्या की कागज को पढ़ने लगी जिसमें आम लिपटा हुआ था, क्योंकि आम उस समय आंचल में था ना। जब दोनों ओर पढ़ चुकी तब एक लंबी सांस लेकर उसे फेंक कर आम धोने लगी। ऐसे कर कर पढ़ लिया और कागज को फेंक दिया, आम धोने लगी। मुझे एकाएक याद आया, अब लेखक को एकाएक याद आया, बहुत दिनों की बात थी जब हम अभी स्कूल में भर्ती हुए ही थे। लेखक को अब याद आता है बहुत दिन पहले की बात कि हम तो स्कूल में भर्ती हुए थे जब हमारा सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी विजय थी हाजिरी को चुकने के बाद चोरी से क्लास से निकल भागना और स्कूल से कुछ दूरी पर आम के बगीचे में पेड़ों पर चढ़कर कच्ची अमियाँ तोड़ तोड़ कर खाना। अब लेखक को याद आ रहा है उस मालती को देखकर कि बहुत दिन पहले की बात की। अरे जब हम लोग स्कूल में थे ना तो उस समय हम लोग क्या करते थे, उस समय स्कूल से भाग जाते थे, आम पर चढ़ कर कच्चा आम तोड़ तोड़ कर क्या करने लगते थे, आम खाने लगते थे। मुझे याद आता कभी जब मैं भाग आता और मालती नहीं आ पाती थी तब मैं भी खिन्न मन लौट आया करता था। और लेखक को याद आ रहा है कि जब मैं भाग जाता था, जब मालती नहीं आती थी ना तो मैं भी थोड़ा सा उदास होकर क्या करता था, चल आया करता था। मालती कुछ नहीं पढ़ती थी, उसके माता पिता तंग थे। मतलब बहुत पहले की बात बता रहा, अभी की बात नहीं है, बहुत पहले की, जिस समय ये दोनों आपस में पढ़ते लिखते थे। बोले मालती उस समय कुछ नहीं पढ़ती थी और बहुत उसके माता पिता जो थे ना बहुत तंग थे कि ये कुछ पढ़ती लिखती क्यों नहीं है। एक दिन उसके पिता ने उसे एक पुस्तक ला कर दी और कहा कि इसके 20 पेज रोज पढ़ा करो। अब पिताजी उसके क्या किए मालती के, बहुत पहले की बात है, पुस्तक लाकर दे दिया और बोले कि ले और 20 पेज रोज पढ़ा करना। हफ्ते भर बाद मैं देखूं कि इसे समाप्त कर चुकी हो, नहीं तो मार मार कर चमड़ी उधेड़ दूंगी। उसके पिताजी मालती से बोल रहे हैं। मालती ने चुपचाप किताब ले ली और क्या उसने पढ़ी? मालती किताब तो ले ली उस समय पिता से, क्या उसने पढ़ी? वह नित्य ही उसके 10 पन्ने 20 पेज फाड़ कर फेंक देती। नित्य कहे तो रोज दिन, हर दिन क्या करती थी, उधर तो इसके पिताजी बोले कि 20 पेज रोज पढ़ना है, क्या करती थी रोज दिन 10 पेज 20 पेज फाड़ फाड़ कर क्या करती थी, फेंक देती थी और पढ़ती नहीं थी। आगे देखिएगा, फाड़ कर फेंक देती, अपने खेल में किसी भांति फर्क नहीं पड़ने देती, फाड़ कर फेंक देती थी। जब 8वें दिन उसके पिता ने पूछा, 8 दिन बोले थे ना उसके पिता, जब 8वें दिन उसके पिताजी पूछते हैं किताब समाप्त कर ली, पिताजी पूछते किताब समाप्त कर ली, तो उत्तर दिया
हाँ कर ली। पिताजी पूछ रहे हैं तो वो बोले थोड़ा सा ये होकर, अजीब सी होकर, हाँ कर ली। पिता ने कहा लाओ मैं प्रश्न पूछूंगा। जब कर ली, 8 दिन में समाप्त कर लिए, तो कुछ याद होगा ना। लाओ मैं प्रश्न करता हूँ और तुम जवाब देना। तो चुप खड़ी रही। पिताजी बोले लाओ मैं प्रश्न करता हूँ, चुपचाप खड़ी रही। पिता ने फिर कहा तो उद्धृत स्वर में बोली। जब पिताजी फिर से बोले लाओ, तो थोड़ा सा अजीब से स्वर में बोलती है, किताब मैंने फाड़ कर फेंक दी। इस तरह से मालती बोलती है, मैं नहीं पढ़ूंगी। मालती बोल रही है किताब मैंने फाड़ कर फेंक दी, मैं नहीं पढ़ूंगी। उसके बाद वह बहुत पीटी, पर वह अलग बात है। उसके बाद पिताजी क्या किए, खूब मारे, अच्छा से मारे मालती को। पर वह तो अलग की बात है, वो जब वो मार खाए बीती हुई बात है। इस समय मैं यही सोच रहा था कि वही उद्धृत और वही चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत, और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। यह क्या है, यह क्या है भाई। अब लेखक सोच में पड़ गई। वही मालती जिसको पिताजी किताब देते थे वो पढ़ती नहीं थी, फाड़ कर फेंक देती थी, वही मालती आज किताब को पढ़ने को तरसती है, अखबार के टुकड़े को तरस रही है। यह क्या है भाई। अब लेखक सोच में पड़ गए। तभी महेश्वर ने पूछा रोटी कब बनेगी। अब महेश्वर पूछ देते हैं अपने पत्नी से, रोटी कब बनेगी। मालती से पूछते हैं, बस अभी बनाती हूँ। अब मालती बोले बस बस अभी बनाती हूँ। पर अब की बार जब मालती रसोई की ओर चली चली तब टीटी की कर्तव्य भावना बहुत विस्तीर्ण हो गई। अब मालती की ओर हाथ बढ़ाकर रोने लगा और नहीं माना। इस बार क्या हुआ कि उसकी भावना जो था ना टीटी का अजीब सा होने लगा, मतलब रोने लगा बहुत ज़्यादा, और मालती को हाथ बढ़ाकर रोने लगा। वो टीटी जो था, मालती उसे गोद में लेकर चली गई। रसोई में बैठकर एक हाथ से उसे थपकने और दूसरे से कई एक छोटे छोटे डिब्बे उठाकर अपने सामने रखने लगी। क्या करते थे, मालती तो उसे लेकर चल गई रसोई में। अब क्या करते थे, एक आध हाथ से धकर थपकाइयो देते थे और छोटे छोटे एक हाथ से डिब्बे उठाकर भी रखने लगे खाना वाना बनाने के लिए। और हम दोनों चुपचाप रात्रि की और भोजन की। अब चुपचाप ये दोनों महेश्वर और लेखक चुपचाप बैठे हुए थे, रात्रि की और भोजन भी की, और एक दूसरे से कुछ कहने की और न जाने किस किस न्यूनता की पूर्ति की प्रतीक्षा करने लगे। ये दोनों आपस में बातचीत करने लगे और न जाने किस किस मतलब पूर्णता, मतलब किस किस बात की उसकी पूर्ति की प्रतीक्षा करने लगे। हम भोजन कर चुके थे और बिस्तरों पर लेट गए थे और टीटी सो गया था। बोले हम भोजन कर चुके थे, बिस्तरों पर भी लेट गए थे और टीटी भी क्या हुआ था, सो गया था। मालती पलंग के एक ओर मोमजामा बिछाकर उस पर लिटा गई थी। मालती क्या की थी कि पलंग के एक और साइड में मतलब कुछ छोटा सा बिछाकर बिस्तर और उस पर बिछाकर उस पर लिटा गई थी। वह सो गया था, पर नींद में कभी कभी चौंक उठता था। वह सो गया था, ठीक है ना बचवा, लेकिन कभी कभी नींद में क्या होता था, चौंक उठता था। एक बार तो उठकर बैठ भी गया था पर तुरंत ही लेट गया। एक बार उठकर बैठ भी गया था पर तुरंत क्या हुआ कि लेट गया। मैंने महेश्वर से पूछा आप तो थके होंगे, सो जाइए। अब लेखक महेश्वर से पूछते आप तो थके होंगे ना, सो जाइए। वह बोले थके तो आप भी अधिक होंगे, क्योंकि आप भी तो बहुत दूर से आए हैं ना, 18 मील पैदल चल कर आए हैं। बोल रहे महेश्वर आप भी तो थके होंगे ना, 18 मील से जो पैदल चल कर आए हैं, आप भी सो जाइए। याद रखिएगा लेखक कितने मील से पैदल चल कर आए थे, तो 18 मील से। किंतु उसके स्वर ने मानो जोर दिया, थका तो मैं भी हूँ। मतलब जब लेखक बोले ना थके तो आप भी होंगे, आप भी सो जाइए, क्योंकि 18 मील से जो पैदल चल कर आए। जब महेश्वर बोले तो महेश्वर के बात से ऐसा लग रहा था जैसे महेश्वर भी थका हुआ है। अब क्या हुआ कि मैं चुप रहा। थोड़ी देर में किसी अपर संज्ञा ने मुझे बताया वह ऊँघ रहे हैं। तब लगभग 10:30 बजे थे। मालती भोजन कर रही थी। जब वह ऊँघ रहे थे ना तब 10:30 बज चुके थे। मालती क्या कर रही थी, भोजन कर रही थी। मैं थोड़ी देर मालती की ओर देखता रहा। वह किसी विचार में, यद्यपि बहुत गहरे विचार में नहीं, लीन हुई धीरे धीरे खाना खा रही थी। मतलब क्या होता है, हम लोग भी कभी कभी खाना खाते रहते हैं और किसी विचार में डूबे रहते हैं, किसी सोच में डूबे रहते हैं। उसी प्रकार मालती क्या की कि थोड़ी विचार में डूबी थी, सोच में, और खाना खा रही थी धीरे 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 धीरे। फिर मैंने इधर उधर खींचकर पर आराम से होकर आकाश की ओर देखने लगा। लेखक क्या कि थोड़ा इधर उधर हो गए और आकाश की ओर देखने लगे। पूर्णिमा थी, आकाश का अनभ्र था। देखिए पूर्णिमा थी और उस समय क्या था, आकाश भी क्या था, अनभ्र था। मैंने देखा उस सरकारी क्वार्टर की दिन में अत्यंत शुष्क और नीरस लगने वाली स्लेट की भी चांदनी में चमक रही है। अत्यंत शीतलता और स्निग्धता से उछल रही है, मानो चंद्रिका उस पर से बाहर हुई आ रही हो, झड़ रही हो। लेखक इस तरह से बोल रहे हैं, मैंने देखा पवन में चीड़ के वृक्ष गर्मी से सूख कर मटमैले हुए चीड़ के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हो। कोई राग जो कोमल है किंतु करुण नहीं, अशांतिमय है किंतु क्या है, उद्वेगमय नहीं। देखिए इस पंक्ति का मतलब मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझ।
देखिए ध्यान से समझिएगा, लेखक जो है ना इस पंक्ति के माध्यम से क्या समझाना चाहे। देखिए लेखक जो है ना, लेखक बोले एक दिन रात वही लगभग करीब 10:30 बज रहे थे, ठीक है ना। मालती मालती क्या है कि खाना खा रही थी, ठीक है ना। मालती क्या कर रही थी, खाना खा रही थी, वो भी कुछ यादों में डूबी हुई थी। लेखक आकाश की ओर देख रहे थे। पूर्णिमा थी लेकिन आकाश अनब्र 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 कहे तो क्या होता है, मेघ रहे, ठीक है ना। अनब्र कहे तो मेघ रहे, तो मतलब मेघ लगा हुआ था। लेखक बहुत सारे सुखमय स्थिति की कल्पना कर रहे थे, लेकिन दुख की बात यह है कि वह सुखमय पल मालती के लिए नहीं था। लेखक क्या थे उस समय, आकाश में देख रहे थे, आकाश था, अनब्र था, मेघ रही था, मतलब मेघ लगा हुआ था। लेखक क्या है कि बहुत सुख की कल्पना कर रहे थे, लेकिन यहाँ दुख की बात यह है कि वह सुख मालती के लिए नहीं था, बल्कि वह सुख लेखक कल्पना कर रहे थे। मालती ने वो सब कुछ नहीं देखा, मतलब मालती क्या की थी, वो सब कुछ नहीं देखी थी। मालती का जीवन रोज की एक नियत गति के साथ बहा जा रहा था और एक चंद्रमा के चंद्रिका के लिए रुकने को तैयार ही नहीं थी। मालती की जो जीवन थी ना, एक चंद्रमा के चंद्रिका के रुकने के लिए तैयार ही नहीं थी। ये इस पंक्ति का मतलब है, ठीक है ना। इस पंक्ति को आप लोग याद रखिएगा, शायद ये इस पंक्ति के इसी पंक्ति के तौर पर एक प्रश्न भी होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। मैंने देखा आकाश में धुंधले नीले आकाश के पट पर जो चमगादड़ नीरव उड़ान से चक्कर काट रहे हैं, वे भी सुंदर दिखते हैं। मतलब अच्छा कल्पना कर रहे थे लेखक, ऊपर देख रहे थे, कल्पना कर रहे थे, लेकिन यहाँ दुख की बात है कि वह कल्पना मालती के लिए नहीं थी, बल्कि वह कल्पना लेखक के लिए था। आगे देखिए, किताब मैंने फाड़ कर फेंक दी, मैं नहीं पढ़, अच्छा सॉरी, ये लाइन तो पढ़ा दी है ना, यहाँ तक लाइन है, सुंदर दिखते हैं, वो डबल लाइन हो गया था। यहाँ से देखिएगा आप लोग, मैंने देखा दिन भर की तरफ अशांति, थकान, दाह पहाड़ों में से भाप से उठकर वातावरण में खोए जा रहे हैं, जिसे ग्रहण करने के लिए पर्वत शिशुओं ने अपनी चीर वृक्ष रूपी भुजाएं आकाश की ओर बढ़ा रखी है। देखिएगा, पर यह सब मैंने ही देखा। लेखक बोले पड़ी, जो भी मैंने बात बताया ना, जो भी मैंने कल्पना कर रहा था, जो भी मैंने देख रहा था, यह सब मैंने ही देखा। क्या बोले लेखक, पर यह सब मैंने ही देखा, अकेले ही देखा मैंने। महेश्वर ऊँघ रहे थे, बोले महेश्वर क्या था कि ऊँघ रहा था, और मालती उस समय भोजन से निवृत्त होकर दही जमाने के लिए मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से धो रही थी। मालती भी अपना बिजी थी, महेश्वर भी ऊँघ रहा था, और कह रही थी अभी छुट्टी हुई जाती है मेरे कहने पर ही कि 11 बजने वाले हैं। धीरे से सिर हिलाकर बता रही थी कि रोज ही इतने बज जाते हैं। देखिए फिर से यहाँ रोज का इस्तेमाल हुआ, रोज शब्द का, इसलिए रोज शीर्षक रखा गया। मालती बोले रोज ही ऐसा होता है, रोज 11 बजे तक काम करना पड़ता है। मालती ने वह सब कुछ नहीं देखा। मालती का जीवन अपनी रोज की नियत गति के साथ बहा जा रहा था। जिस प्रकार उसकी जीवन था ना, उसी प्रकार उसका जीवन भी क्या था, जिस प्रकार उसका स्थिति दयनीय था, उसी प्रकार उसका जीवन भी उसी तरह से बहा जा रहा था, कि नियत गति के साथ बहा जा रहा था। और चंद्रमा की चंद्रिका के लिए, एक संसार के लिए रुकने को तैयार ही नहीं था। इस बात को हम पहले ही समझाएं। चांदनी में शिशु कैसा लगता है, चांदनी में जो है शिशु कैसा लगता है, इस अलस जिज्ञासा से मैंने टीटी की ओर देखा, और वह एकाएक मानो किसी शैशवोचित वामता से उभर उठा और खिसक कर पलंग से नीचे गिर पड़ा। अब थोड़ा सा गिर पड़ा टीटी, और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। महेश्वर ने चौंक कर कहा, क्या हुआ? महेश्वर थोड़ा चौंक गया, बोले क्या हुआ? क्या हुआ कि मैं झपट कर उसे उठाने दौड़ा। मालती रसोई से बाहर निकल आई। मैंने उस खट शब्द को याद करके धीरे से करुणा भरे स्वर में कहा, चोट बहुत लग गई है बेचारे को। थोड़े से आई करुणा स्वर में बोलते, चोट बहुत लग गई है बेचारे को। यह सब मानो एक ही क्षण में, एक ही क्रिया की गति में हो गया। मालती ने रोते हुए शिशु को मुझसे लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, इसके चोटें लगती ही रहती है, रोज ही गिर पड़ता है। देखिए फिर से रोज शब्द का इस्तेमाल हुआ। बोले ये तो हमेशा इसका गिरना काम है, हमेशा गिरता रहता, हमेशा इसको चोट लगता रहता। मालती रोते हुए लेखक के हाथ से क्या किए कि अपने बेटे टीटी को लेने लगी। एक छोटे क्षण भर के लिए मैं स्तब्ध हो गया, फिर एकाएक मेरे मन ने, मेरे समूचे अस्तित्व ने विद्रोह के स्वर में कहा। मेरे मन के भीतर ही बाहर एक शब्द भी नहीं निकला। अब लेखक के एक शब्द भी नहीं निकला उस समय। माँ युवती, माँ यह तुम्हारे हृदय को क्या हो गया है, जो तुम अपने एकमात्र बच्चे के गिरने पर ऐसी बात कह सकती हो। मतलब माँ इस तरह से बोला, ये तो हमेशा गिरता रहता है, इसको तो गिरना काम है, हमेशा रोता रहता है, एक क्षण के लिए हमसे अलग नहीं। तो माँ इस तरह से बोल रही है। अब लेखक बोले, एक माँ अपने बच्चे के लिए इस तरह से, मतलब अपशब्द कैसे यूज कर सकती है, एक माँ अपने बच्चे के लिए ऐसे कैसे बोल सकती है, गिरने पर ऐसी बात कह सकती है। लेखक बोले, एक बच्चे के गिरने पर माँ ऐसे बात कैसे कह सकती है?
और यह अभी जब तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे आगे है, अभी तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे आगे है और तुम अपने बच्चे के लिए इस तरह से बोल रही हो, मतलब इस तरह से आप शब्द यूज कर रही हो। अब लेखक सोचने लगे और तब एकाएक मैंने जाना कि वह भावना मिथ्या नहीं है। मैंने देखा कि सचमुच उस कटुम्ब में कोई गहरी भयंकर छाया घर कर गई है। उनके जीवन के इस पहले ही यौवन में घून की तरह लग गई है। उसका इतना अभिन्न अंग हो गई है कि वे इसे पहचानते ही नहीं, उसी की परिधि में घिरे हुए चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मैंने उसका छाया को देखा भी नहीं। लेखक बोल रहे हैं इतनी देर में पूर्वतः शांति हो गई। इतनी देर में क्या हुआ कि शांति हो गई थी। महेश्वर फिर से लेटकर ऊँघ रहे थे। टीटी मालती के लेटे हुए शरीर से चिपक कर चुप हो गया था। मालती भी लेटी हुई थी, अब टीटी क्या किया, अपने माँ के शरीर से जाकर चिपक गया और चुप हो गया। यद्यपि कभी एक आध सिसकी उसके छोटे से शरीर को हिला देती थी। मैं भी अनुभव करने लगा था कि बिस्तर अच्छा सा लग रहा है। मालती चुपचाप आकाश में देख रही थी, किंतु क्या चंद्रिका को या तारों को। अब लेखक सोच रहे मालती तो आकाश में देख रही है, लेकिन क्या वो चंद्रिका को देख रही है, चंद्रमा जो होते हैं, या फिर तारों को देख रही है। अब लेखक सोचने लगे। तभी 11 का घंटा बजा। तभी क्या हुआ, 11 का घंटा बजा। मैंने अपनी भारी हो रही पलंग उठाकर अकस्मात का मतलब होता है अचानक किसी स्पष्ट प्रतीक्षा मालती की ओर देखा। 11 के पहले घंटे की खड़कन के साथ ही मालती की छाती एकाएक फफोले की भांति उठी और धीरे धीरे बैठने लगी और घंटा ध्वनि के कंपन के साथ ही मुख हो जाने लगा। आवाज में उसने कहा 11 बज गए। फिर से क्या हुआ, मालती थोड़ी सी ध्वनि क्या हुआ कि धीरे धीरे उठ कर बैठी और थोड़ी सी आवाज़ के साथ आराम से बोले मालती 11 बज गए। मालती इस तरह से बोलते हैं, मतलब कि क्या हुआ कि अंतिम रात्रि 11 बजे तक मालती को काम करना पड़ता था। जब 11 बज गया तो मालती बोले 11 बज गया। इस प्रकार से आपका चैप्टर इतना पे खत्म होता है। अगर आप लोगों ने पाठ को ध्यान से पढ़ा होगा, ध्यान से सुना होगा, तो यकीन रखिए कि आपका एक भी सब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। अगले वीडियो में हम लोग इस पाठ का प्रश्न उत्तर करेंगे। इस पाठ को ज़्यादा लंबा हम लोग नहीं करते हैं। जब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, और जय हिंद जय भारत।